नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बदायूं की, जहां इस्लाम नगर थाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर कुल 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां जलेसर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम धर्मगणी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राकेश कुमार के निजी नलकूप का विद्युतीकरण पूरा नहीं हो सका है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं के थाना इस्लाम नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की कुल 10 मोटरसाइकिल बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए अभियान में समदनगर अलीनगर चौराहे से फूल सिंह उर्फ मोनू, मनवीर और आदित्य को 3 मोटरसाइकिलों सहित पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर अलयपुर से इस्लाम नगर रोड स्थित एक खंडहर गौशाला से 7 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस बरामद वाहनों के मालिकों की पहचान कर रही है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। 9 जुलाई को इस्लाम नगर थाना पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 3 शातिर वाहन चोर पुलिस के द्वारा वहाँ पर पकड़े गए। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम फूल सिंह, मनवीर और आदित्य बताया। इनके पास से एवं इनकी निशानदेही पर कुल 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी मिला है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 10 जुलाई को इन अभियुक्तों को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई कुछ नहीं है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। एटा के जलेसर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम धर्मगढ़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राकेश कुमार के निजी नलकूप का विद्युतीकरण पूरा नहीं हो सका। 27 सितंबर 2025 को आवेदन के बाद मीटर तो लग गया था, लेकिन लाइन निर्माण अधूरा रहने पर राकेश कुमार ने हाईकोर्ट का रुख किया। न्यायालय ने 13 जुलाई 2026 तक कनेक्शन चालू करने के निर्देश दिए थे। आदेश के पालन में विद्युत विभाग की टीम पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में लाइन निर्माण कराने पहुंची, लेकिन अंतिम चरण में कुछ लोगों के विरोध के चलते कार्य रोकना पड़ा। मौके पर एसडीएम पीयूष रावत, क्षेत्राधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह रावत, एसडीओ नवीन कुमार यादव, अवर अभियंता जितेंद्र कुमार पटेल सहित पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने शेष कार्य जल्द पूरा कर न्यायालय के आदेश का पालन कराने का भरोसा दिया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में 11 दिन से लापता हरदोई के शेखापुर नगरिया निवासी 32 वर्षीय राजू पुत्र राम सिंह का शव कतरौली पट्टी के पास चांदनी के पेड़ पर उसके अंगोछे से लटका मिला। राजू 29 जून को अपनी बहन गुड्डी के गांव अकमलपुर थाना कमालगंज गया था, जिसके बाद वो लापता हो गया। परिजनों के अनुसार 1 जुलाई और फिर 7 जुलाई को थाना कमालगंज में सूचना देने के बावजूद समय पर कार्यवाही नहीं हुई। 10 जुलाई को खुदाईगंज चौकी से शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और पहचान राजू के रूप में की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि राजू की किसी से कोई रंजिश नहीं थी और मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। आपका कहाँ के रहने वाले आप? जिसकी आज जिसका आज सब प्राप्त हुआ है। हाँ। ये कौन है? ये हमारे भाई हैं छोटे सबसे। क्या नाम है? राजू। उम्र कितनी है? 32 साल। शादी हो गई? अभी नहीं। अभी नहीं हुई है? अच्छा अच्छा। ये कब की घटना है और कब ये घर से निकले थे? 29 तारीख। 29 तारीख को निकले थे घर से? 29 तारीख। अच्छा, तब से ये घर पहुँचे नहीं? हाँ। जो कहाँ गए थे? ये अखबेलपुर आए, बहन के पठान। कौन गाँव? अखबेलपुर। अखबेलपुर। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है इसके कमालगंज के खुदाईगंज के आगे पड़ता है। खुदाईगंज से आगे 4 किलोमीटर। थाना कौन सा पड़ता है? थाना इनका पड़ता है, यही पड़ता है। यही पड़ता है कमालगंज। कमालगंज। अच्छा अच्छा। तो आपको सूचना कैसे मिली? सूचना ऐसे मिली हमको, पुलिस वाले ने आज हम यहाँ 8 बजे पड़े हुए हैं। अच्छा। दरखास्त सिवाय पुलिस भी आज लगवाने हते तो नहीं, फिर कल हमको मालूम है। दरोगा ने फ़ोन किया कि देखिए आए अपना जो आदमी हो तो पहचानी आए, कि हमको फ़ोन किया तब भटके आया, तब हमको देखा मेरा भाई ही मिला। अच्छा अच्छा। आप रहने वाले कहाँ के हैं? शेखापुर नगरिया। शेखापुर नगरिया के ही रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, और गए थे तो बहन के यहाँ? और बहन कहाँ पे है? बहन अखबेलपुर में है, मेरी बड़ी बहन। अखबेलपुर जो खुदाईगंज से उस तरफ है? हाँ, उस तरफ है। थाना उधर इधर मतलब खुदाईगंज तो बॉर्डर है? हाँ बॉर्डर है, थाना यहीं लगता है खुदाईगंज। थाना तो
जब आपके इतने दिनों से गायब थे, आज बॉडी मिली है, आज बॉडी मिली, ढूंढ रहे बराबर हम लोग। क्या किसी पे कोई लड़ाई रंजिश कोई मामला था क्या? कोई मामला नहीं हुआ, कुछ नहीं, घर से निकले बोले सब बात, कोई किसी को कुछ नहीं हुआ। अच्छा। पुलिस वालों ने सोचा नहीं तो कोई नहीं। आज आप आए हैं पोस्टमार्टम हाउस में, तो क्या उसकी स्थिति क्या बॉडी की क्या स्थिति है? स्थिति कतई सड़ गई, बेकार हो गई है, ले जा के काबिल नहीं है बॉडी। आज 10 लोग हो गए हैं। नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश है। अच्छा, पिता का नाम? जल्दी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गुस्साएगंज। अच्छा, गुरसाई के रहने वाले। जो मृतक हैं ये कौन है आपके? मेरे साले थे। साले थे। कैसे क्या घटना? किसी को लगता है कि आप ये किसी की रंजिश थी या क्या मामला था, किस तरह से? कोई रंजिश नहीं, ऐसा फ़ोन पे जैसे बात हो रही थी, फ़ोन पे कोई गाली वाली बात हो रही होगी, इतनी जानकारी नहीं थी। आया सुबह 7 बजे निकला था, तो मेरे बड़े सड़वाई ने फ़ोन किया तो बोला कि इंजन पे हैं। उसके बाद फ़ोन किया कि कानपुर, उसके बाद फ़ोन लगना बंद हो गया। किसका फ़ोन लगना बंद हो गया? राजू का। घंटी जा रहा था लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था। राजू का, जो ख़त्म हो गया है। हाँ, राजू का। अच्छा, किससे बात हो रही थी? बड़े सड़वाई से बात हुई थी। बड़े सड़वाई का क्या नाम है? राजेश। अच्छा, क्या कोई मामला हुआ था उनके बीच में, इनके बीच में कुछ? इनके बीच कुछ मामला नहीं है। ये तो ऐसा गया, इसमें गोबरपुरा कर रहे, इन्होंने को फ़ोन किया था, गोबरपुरा है, और बहन में सड़वाई ने वो चारा काटे बहसम कर रहे थे। उसके बाद में इनका फ़ोन नहीं किया था। उसके बाद में ये फ़ोन करके बोला इंजन पे है, इंजन पे बोला कि आ रहा हूँ। फिर उसके बाद में इन्हें आधे 1 घंटा बाद फिर फ़ोन किया था, बोला कि मैं कानपुर। फिर उसके बाद घंटी लगना फ़ोन बंद, घंटी जा रही, फ़ोन नहीं उठ रहा था। अच्छा, क्या लगता है ये फांसी जो लगाई है, या इनने खुद लगाई है, आत्महत्या की है, या किसी ने लगाई? ये मेरे को नहीं मालूम, आत्महत्या लगाई कैसे लगाई ये जानकारी नहीं है। अच्छा। अब इसमें समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। दरोगा जी ने फ़ोन किया, वो नंबर से जो वो नंबर चालू रहा था, उसका अगर लगे नंबर तो उससे पता चलेगा पूरा। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। प्रयागराज की करछना तहसील क्षेत्र में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की बैठक में 9 नए भू माफिया चिन्हित किए गए हैं। एसडीएम तपन कुमार मिश्रा और एसीपी सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद अब तहसील में चिन्हित भूमाफिया की संख्या 42 हो गई है। अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि चिन्हित आरोपियों पर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार राजेश पाल ने सभी लेखपालों और राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर भूमाफियाओं की पहचान कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने तमाम मामलों को निकाला, तमाम रिपोर्ट जो हमारे पास आई है, अवैध कब्जे या इस तरह के जो भी गलत काम हो रहे हैं, उस आधार पर लगभग 9 नए लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनकी गतिविधियां भूमाफिया वाली हैं, जिनके विरुद्ध विधिवत उन्हें भूमाफिया घोषित किया जाएगा। और पूर्व में जो नाम शामिल थे, रीवेरिफिकेशन करके उनका भी नाम वापस भूमाफिया के लिस्ट में शामिल किया जाए। लगातार सर, जिस तरीके से देखा जाए कि आप दूसरी बार तहसील में एसडीएम के पद पर आए हैं, और पिछली बार भी आपने कड़ी कार्रवाई की थी और उससे ज़्यादा इस बार कार्रवाई की जा रही है, तो क्या जिस तरीके की कार्रवाई है इससे जो माफिया हैं उन पर किस तरीके की लगाम लगेगी? बिल्कुल, देखिए, शासन की यही मंशा है, यही निर्देश है, उच्चाधिकारियों का निर्देश है, किसी भी कीमत पर भूमाफिया या असामाजिक तत्वों से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। मैं तपन मिश्रा, उप जिलाधिकारी करछना, प्रयागराज। आप देख रहे हैं कि सभी विभागों के साथ हमारी बैठक हुई है और विस्तृत चर्चा हुई इसमें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ नाम जिन्हें कंफर्म होना था, मैं इस वक्त नाम आपको नहीं बता रहा हूँ एक एक नाम, लेकिन 3 दिन के बाद ये सारे नाम आ जाएंगे। कुल मिला के लगभग 9 नए नाम शामिल होने जा रहे हैं, जो हमने चिन्हित किया है और जिनका वेरिफिकेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 16 ऐसे नाम जो कि पहले से ही सवालों के घेरे में थे, उनका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है और उस पर भी हमारी रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार हो जाएगी। यानी कि पिछले 17 नामों के अलावे 25 नाम, जिसमें कि 16 पुराने नाम और 9 नए नाम हैं,
इस मीटिंग के जरिए उनको भूमाफिया घोषित करने की कार्रवाई की प्रक्रिया 2 से 3 दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएगी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिला पंचायत की 150 से अधिक सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जिला पंचायत ने जिले के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और केंद्र व प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के लगातार विकास के लिए बजट उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार में रायबरेली में अभूतपूर्व विकास हुआ है और पूर्व सांसद सोनिया गांधी का नाम लिए बिना उन पर भी निशाना साधा। जिला पंचायत बोर्ड के अंतिम दिन आयोजित बैठक में उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी और सभी सदस्यों के कार्यकाल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। मंत्री जी, आज बहुत विकास के जो पत्थर हैं और बहुत सारा विकास हुआ 15 सालों में। आखिरी बैठक थी जिला पंचायत की। मैं रायबरेली के देवतुल्य नागरिकों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जिला पंचायत रायबरेली को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से 15 वर्षों तक जिला पंचायत के माध्यम से रायबरेली वासियों की सेवा करने का अवसर दिया। मेहनत और परिश्रम का प्रतिफल आप सबको दिखाई दे रहा है। आज केवल 20% क्षेत्रफल के 150 से अधिक पत्थर सेवा के निशान लोकार्पण और शिलान्यास रायबरेली के जिला पंचायत के परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा किए गए। निसंदेह जिला पंचायत रायबरेली जनपद के सम्यक विकास के लिए सदैव जानी जाएगी। जो जिला पंचायत सदस्यों के सम्मान का प्रतीक है, सभी जिला पंचायत सदस्य क्षेत्रों से चुन करके आते हैं और अपने क्षेत्रों की आवाज़ जिला पंचायत में बनते हैं। इस सदन में अपनी बात कहते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं और उसके बाद उनके प्रस्ताव पर अमल करते हुए जिला पंचायत रायबरेली का विकास करती है। जिला पंचायत ऑटोनोमस बॉडी होती है, उसे अधिकार है स्वयं अपना प्रस्ताव तैयार करना, विकास का एजेंडा बनाना और उसके अनुरूप रायबरेली का विकास करना। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजना चौधरी जी सफल रहीं। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहीं और 1 बार जिला पंचायत अध्यक्ष, और मेहनत और परिश्रम करके रायबरेली के लोगों की कसौटी पर, रायबरेली के जिला पंचायत सदस्यों की कसौटी पर खरी उतरी। 5 वर्षों तक बिना किसी विवाद के जिला पंचायत का सफल संचालन किया। इसके लिए मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल के लगभग अंतिम क्षणों में उन्होंने सभी बोर्ड के सदस्यों को बुला करके सम्मानित किया। यह भी लोकतंत्र में एक मजबूत परंपरा रही है। विदाई तो मैं इसे नहीं कह सकता हूं, अभी बोर्ड चल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि ये अंतिम अवसर हैं। हमारा जब निर्वाचन हुआ था उसके 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 5 वर्ष के लिए निर्वाचन होता है। परिस्थिति जन्य कारणों से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाए जाने का सरकार का निर्णय था। अगर ऊपर भी यह लागू रहेगा तो यह बोर्ड अथवा जिला पंचायत अध्यक्ष रायबरेली के लोगों की सतत और सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करती रहेगी। शुभकामनाएं देता हूं जिला पंचायत अध्यक्ष को कि भविष्य में पुनः जनता की भावनाओं को, जनता के विचारों से, जनता के आशीर्वाद से जीत करके आएं और फिर से रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब मैंने 150 पत्थर से अधिक मैंने देखा है। जिला पंचायत अध्यक्ष जी जब उद्घाटन कर रही थी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में, तो लगभग 150 से अधिक पत्थर हैं और इतिहास साक्षी है कि रायबरेली के जिला पंचायत के परिसर के भीतर कभी भी किसी जिला पंचायत अध्यक्ष ने 150 पत्थर लगा करके लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं किया। इस पर मुझे गर्व है। जिस सभागार में आप बैठे हो, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने एक लंबा जीवन जिया है। उनके आंखों के सामने जिला पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत सभागार, जिला पंचायत भवन, ये सब ऐसा नहीं था। आज इस स्वरूप में अगर दिखाई देता है
तो ये जिला पंचायत की क्रियाशीलता का परिणाम है कि इस तरह का वातावरण जिला पंचायत परिसर में भी है और जिला पंचायत के द्वारा जनमानस के भीतर भी इसी प्रकार का बदला हुआ अच्छा सा साफ सुथरा आचरण जनता के बीच में भी जिला पंचायत का गया है, संदेश भी गया है। इसके लिए मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। औरैया के दिबियापुर क्षेत्र से साइबर थाना पुलिस ने फर्जी लोन ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय मास्टरमाइंड दीपक कुमार पाल उर्फ बंटू को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बिना दस्तावेज लोन देने का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाता था और एआई से फोटो मॉर्फ कर वायरल करने की धमकी देकर वसूली करता था। पुलिस ने उसके कब्जे से 5 मोबाइल, 19 सिम, 3 आधार कार्ड, 2 डेबिट कार्ड और नकदी बरामद की है। जांच में बरामद सिम से जुड़े नंबरों पर एनसीआरपी पोर्टल पर 32 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज मिली हैं। आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को जनपद औरैया में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर और पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय कानपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरोध में लगातार कार्रवाई चल रही है। उसी कार्रवाई में आज हमारी साइबर थाने की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, जिसका नाम दीपक कुमार पाल उर्फ बंटू पुत्र शिव कुमार पाल, निवासी इमलिया पोस्ट पूर्वा जैन, थाना सहार, जिला औरैया, उम्र लगभग 25 वर्ष। इस अभियुक्त के द्वारा जो साइबर अपराध करने का तरीका था वो कुछ इस प्रकार था कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से भोले भाले लोगों को जो है लालच देता था कि उनको इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लोन जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जब इसमें विक्टिम इसके झांसे में आ जाते थे तो उनको ये रीपे ऐप नाम की एपीके फाइल उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज के इंस्टॉल करवाता था और उनके मोबाइल का पूरा एक्सेस अपने पास में ले लेता था, जिससे कि उनके मोबाइल की सारी पर्सनल डिटेल्स इसके पास में आ जाती थी। तत्पश्चात कुछ छोटी धनराशि उनको भेजने के बाद में कुछ 6 से 7 दिवस बाद उनसे ज़्यादा धनराशि वसूलने के लिए उनको परेशान करता था। जो व्यक्ति इसको पैसा वापस करने में सक्षम नहीं होता था, उसकी पर्सनल डेटा उसी के रिश्तेदारों को मॉर्फ करके उसको अश्लील प्रकार का कुछ सामग्री बना के भेजता था और परेशान करता था और उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की ये प्रयास करता था और कर भी लेता था। इस अभियुक्त के पास से जो बरामदगी हुई है उसमें टोटल 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 आईफोन हैं, 19 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, 3 आधार कार्ड और 2 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। जो अभियुक्त से पूछताछ में पता चला है कि इसके खातों में लगभग साइबर फ्रॉड से अर्जित धनराशि लगभग 10 लाख रुपए जमा है, जिसको अब हमारी साइबर थाने की टीम जो फ्रीज कराने का कार्य कर रही है। इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में भी पता किया जा रहा है। इस अपराध में जो भी इसके साथी और संलिप्त होंगे सभी के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बाराबंकी के बंकी ब्लॉक सभागार में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋचा संस्था द्वारा नोकिया स्मार्टफोन परियोजना के तहत 1 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, केंद्र संचालकों और परियोजना लाभार्थियों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में डिजिटल केंद्रों के संचालन, परियोजना की प्रगति और ग्रामीणों को मिलने वाले लाभों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने ऋचा संस्था के डिजिटल सशक्तिकरण प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की और कार्यक्रम के अंत में परियोजना को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। सर, आज क्या कार्यक्रम है, अपनी प्यारी जनता को आप मूल संदेश क्या देना चाहेंगे? सर, मेरा नाम मुदित पंत है और मैं ऋचा ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। मैं वहाँ पे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और ये संस्था एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में बनी थी और इसको श्री जेसी पंत जी ने बनाया था, जो IAS ऑफिसर खुद भी थे, यूपी काडर के IAS 1961 बैच के। आज जो हमारा कार्यक्रम है वो नोकिया स्मार्टफोन एक प्रोजेक्ट है जो CSR का प्रोजेक्ट है नोकिया का, जिसको ऋचा इम्प्लीमेंट कर रहा है 205 पंचायत में। एंड अभी इस साल से हमको एक नया मैंडेट भी मिला है, जिसमें कि हम लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं और हम बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, जिसमें कि हम लोग 14 पंचायत में काम कर रहे हैं, 14 पंचायत में। आज के कार्यक्रम में सभी लोग हमारे उस पंचायत से आए, हम लोगों ने उनके साथ बहुत इंटरेक्शन किए, हम लोग उनका भी समझे कि किस तरीके से वो जो स्मार्टफोन प्रोजेक्ट है वो बेनिफिट दे रहा है उनको। हम स्मार्टफोन प्रोजेक्ट के अंदर हमारे कुछ पिलर्स हैं, जैसे हम लोग कक्षा एजुकेशन की क्लासेस देते हैं, हम लोग लाइवलीहुड की ट्रेनिंग्स कराते हैं, हम लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स कराते हैं,
हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये वो सेंटर्स है जहाँ पे पहले की ये बेसिक चीज़ें करने के लिए लोगों को पंचायत से 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब वही चीज़ हम उसी सेंटर में ले आए। तो आज का पूरा गोल था कि जैसे कि हमारे ADO सर भी आए हैं, हमारे ग्राम प्रधान सर भी आए हैं, कि हम उनसे भी सुने और हम कैसे इस जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमने स्टार्ट की है, इसको कैसे हम और मजबूत बनाएं। ये बरदास साहब, आप अपने क्षेत्रवासियों या अपनी सारी जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से कंपनी से जुड़े और क्या क्या जनता को आगे बढ़े? हमारे विकासखंड से जो छः चयनित GPs हैं, उसमें दिशा फाउंडेशन थ्रू जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके संबंध में व्यवस्थित रूप से कार्य किए जा रहे हैं हमारे पंचायत भवनों के माध्यम से। और हम निश्चित रूप से समझते हैं कि जो आगामी पीढ़ी है, जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, उसमें जो समाज के अंतिम पायदान पे भी जो आदमी है, वो अपने पंचायत भवन से इन सब महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जा करके वहाँ से व्यवस्थित रूप से वो शिक्षित हो सकता है। निश्चित रूप से फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे जो भी इस क्षेत्र में कार्य है वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते खरखड़ी रेलवे अंडरपास में भारी जल भराव हो गया, जिससे 2 ट्रैक्टर पानी में डूब गए। गनीमत रही कि दोनों ट्रैक्टर चालक समय रहते बाहर निकल आए। पिछले 24 घंटे से अंडरपास बंद होने के कारण वाहनों की आवाजाही ठप है और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि हर बारिश में यहां जल भराव की समस्या होती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द पानी निकासी कर यातायात बहाल करने की मांग की है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा नगर में चोरी की घटना से लोगों में डर का माहौल है। ओबरा थाना क्षेत्र के चौपन रोड स्थित TVS एजेंसी के पास वार्ड 11 निवासी सावित्री तिवारी पत्नी स्वर्गीय सरयू तिवारी के घर में दोपहर करीब 2 से 3 बजे चोरों ने घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर घर से 35,000 रुपए नगद और करीब 5 लाख रुपए के गहने चोरी कर ले गए। मौके पर 1 से अधिक लोगों के पैरों के निशान मिले हैं। चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजना पांडे है। आज घर पे आपको चोरी हुई है? हाँ, ये मेरा मैका है। हम अपना मैके में आए थे थोड़ा घर देखने के लिए, चाबी मेरे पास था एक, तो बीच बीच में हम आते रहते हैं अपना घर देखने। जैसे आए, ये आगे का दरवाजा यहाँ बंद था, ये दोनों आगे का दरवाजा खोले तो देख रहे हैं कि बाकी पूरा अंदर में खुला हुआ है। लाइट जल रहा है 1-2 रूम में और पूरा वैसे बंद रहता है। 1 महीने से मेरी माता जी अभी घर गई हैं, लेकिन बीच बीच में हम आते रहते हैं यहाँ देखने। तो आज आई तो आपने क्या देखा? आए तो देखे ये दरवाजा बंद था, अंदर पूरा पैर का निशान बना हुआ है। लग रहा था कि तुरंत कोई आया हुआ है अंदर में, और फिर बाकी खुला हुआ है, पीछे तक पूरा दरवाजा खुला हुआ था और सामान पूरा बिखरा हुआ है। अलमारी का लॉकर खुला हुआ है, सामान मतलब कुछ कैश था 30-35 हज़ार रुपए और 4-5 थान गहने थे, वो सब नहीं है। प्रशासन आई थी? हाँ। प्रशासन ने क्या कहा? उन्होंने देख के फिर कुछ बोला नहीं है, देख के गए हैं। अभी पीछे से भी वो देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? बीच बगल में एक वो वीडियो कैमरा है, उसमें देखे हैं सब कि 2-3 लड़के थे कूद के भागते हुए। अब उनका चेहरा नहीं दिखा है, पीछे से दिखा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।